का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो है आपका टिश्यू। इससे पहले था हमारा कि सेल, ह्यूमन सेल क्या होते हैं। अब आता है हमारा टिश्यू। देखिए टिश्यू यानी कि ऊतक। मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है और ये कोशिकाएं अनेक समूहों में विभाजित रहती हैं। यानी कि जो ये कोशिकाएं होती है हर कोशिकाओं का अपना अपना एक समूह होता है और वे अपने अपने समूह में विभाजित होती रहती है। प्रत्येक समूह अपना निश्चित कार्य करता है। यानी कि जिस भी समूह में ये जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो समूह अपना एक कार्य करता है। जब एक समूह की कोशिकाएं मिलकर एक निश्चित कार्य करने के लिए विशेष संरचना बनाती है, यानी कि जो एक समूह होता है यानी कि ग्रुप होता है, तो एक समूह की कोशिकाएं यानी जो सेल्स होती हैं, एक समूह की कोशिकाएं मिलकर के एक निश्चित यानी कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए विशेष प्रकार की संरचना बनाती है। तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं? उस संरचना को हम ऊतक कह सकते हैं या फिर पेशी जाल कहा जाता है। तो जो हमारे ऊतक होते हैं यानी कि देखिए जो हमारा मानव शरीर का जब निर्माण होता है तो उसमें जो हमारी सबसे पहली लघुत्तम इकाई होती है वो होती है हमारी सेल। उसके बाद आते हैं हमारे यानी सेल्स बहुत सारी होती है। तो सेल्स का जब वो समूह में विभाजित होती है तो वो किसी न किसी प्रकार का एक विशेष प्रकार की संरचना को बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? उस संरचना को हम या तो ऊतक कहते हैं या फिर हम पेशी जाल कहते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि इस प्रकार कोशिकाओं से बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से यानी बहुत सारे एक समूह जब बन जाता है तो उस समूह को बनने से क्या कहते हैं? उस समूह के बनने को हम कहते हैं ऊतक। तो इसी प्रकार कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतकों से जब वो यानी कि इसमें कहा गया है कि एक निश्चित कार्य के लिए विशेष संरचना बनाते हैं, यानी कि ऊतक, फिर ऊतकों से मिलकर बनते हैं अंग, फिर और अंगों से विभिन्न प्रकार के संस्थान या कह सकते हैं कि विभिन्न संस्थाओं से शरीर का निर्माण होता है। यानी कि पहले हमारे सेल्स बनते हैं, सेल्स के बहुत सारे सेल्स का जब ग्रुप पे बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं तो वे ऊतक बनते हैं और ऊतकों से हमारे अंग बनते हैं और अंगों से हमारे संस्थान बनते हैं, जिनसे हमारे शरीर के अलग अलग संस्थान बनते हैं और बाद में अलग अलग संस्थानों को मिला करके हमारे शरीर का निर्माण होता है। फिर आता है हमारे ऊतकों के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ टिश्यू। तो मानव शरीर के ऊतक अंगों और शरीर के अंगों को बनाते हैं। यानी कि मानव शरीर के ऊतक, थोड़ा गलत हो गया है कि मानव शरीर के ऊतक जो होते हैं अंगों का निर्माण करते हैं और शरीर के अंगों को बनाते हैं। ऊतक के 4 प्रमुख प्रकार है, यानी कि जो टिश्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें मांसपेशियाँ यानी मांसपेशियों का निर्माण होता है, उपकला, फिर होता है संयोजी और होता है तंत्रिका। तो प्रत्येक विशेष कोशिकाओं से बना है जो संरचना और कार्य के अनुसार एक समूहकृत है, जिनका यानी सबका जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। और मांसपेशियों को पूरे शरीर में पाया जाता है, यानी कि मांसपेशियों के द्वारा ही हमारे शरीर का निर्माण होता है और यहाँ तक कि दिल जैसे अंग भी शामिल होते हैं मांसपेशियों में। तो ऊतकों के कार्य हैं। तो अब आता है हमारा कि जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ऊतक होते हैं हमारे 4 प्रकार के। तो रचना और कार्य के अनुसार ऊतकों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि अभी फ़िलहाल हमारे 4 प्रकार के ऊतक हैं, लेकिन इन्हीं के अंदर हमारे बहुत सारे ऊतकों को वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है इसमें आच्छादित या उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा आता है हमारा संयोजिक ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड आता है हमारा मांसपेशियों से मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ आता है हमारा तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। तो हमारे 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, इन्हीं के अंदर हमारे बहुत सारे ऊतक होते हैं। तो इसमें पहला है हमारा आच्छादित या उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। तो आच्छादित या उपकला ऊतक समस्त शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों की त्वचा का निर्माण करते हैं। यानी कि जितने भी जो भी हमारा शरीर है, शरीर के आंतरिक और बाह्य अंग जो होते हैं उनकी अंगों की त्वचा का निर्माण एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है। ये ऊतक पतली झिल्ली के रूप में होते हैं तथा सभी अंगों के समान नहीं होते। यानी कि ये एक तो जो इनकी लेयर होती है बहुत कह सकते हैं बहुत पतली, यानी कि बहुत थिन लेयर होती है इनकी, और ये सभी अंगों के समान नहीं होते हैं।
यानी कि क्योंकि देखिए हमारे शरीर में सब अलग जो अंग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबका आकार सबकी लंबाई अलग अलग होती है। तो कहीं लंबे, कहीं पतले, कहीं पंचभुजी और कहीं पष्टकोणीय होते हैं। आंतरिक अंगों में यह पाचन प्रणाली, श्वास नली, रक्त वाहिनियाँ, जीभ, फेफड़ों के वायुकोश आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। और शरीर के बाह्य त्वचा, थोड़ा सा गलत लिखा गया है कि शरीर की बाह्य त्वचा भी इन्हीं ऊतकों की बनी होती है। यानी कि जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो हमारे शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों की त्वचा का निर्माण करते हैं। और ये हमारे बहुत सारे शरीर के जो अलग अलग अंग है या अलग अलग पार्ट्स का निर्माण इन्हीं ऊतकों के द्वारा किया जाता है। तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू वो भी कई प्रकार का होता है। तो उपकला ऊतक को उनके आकार व उनमें उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनकी परतों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो जो उनका आकार होता है या जिस शरीर में या जिस शरीर के भाग में पाए जाते हैं उन्हीं के अनुसार उनको विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है, दो प्रकार के होते हैं हमारे उपकला ऊतक। जो पहला है हमारा, एक तो होता है साधारण उपकला ऊतक यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, और दूसरा होता है हमारा संयुक्त उपकला ऊतक यानी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो जिसमें हमारा पहला आता है साधारण उपकला ऊतक। तो देखिए जो हमारा साधारण उपकला ऊतक होता है, इन ऊतकों की कोशिकाएं केवल एक स्तर की बनी होती है। यानी कि जो इन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती है वो एक स्तर की बनी होती है। यह कोशिका आधारीय झिल्ली यानी कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है पर स्थित होती है, और यह एपिथेलियम बहुत नाजुक होती है। शरीर के ऐसे स्थानों में पाई जाती है जहाँ टूट फूट कम होती है या आकृति एवं कार्य के आधार पर यह भी अलग अलग यानी कि निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो हमारे साधारण उपकला ऊतक होते हैं वे आकृति और कार्य के अनुसार, यानी कि हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं सबकी आकृति अलग अलग होती है और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो इसी आधार पर ये 5 प्रकार की होती है। तो जिसमें पहला है शल्की उपकला ऊतक, फिर आता है हमारा घनाकार उपकला ऊतक, फिर आता है हमारा स्तंभाकार उपकला ऊतक, और फिर आता है रोमयुक्त उपकला ऊतक। तो ये और लास्ट है कि ग्रंथिल उपकला ऊतक। यानी कि जितने भी हमारे ऊतक होते हैं हर ऊतक का कार्य अलग अलग होता है और हर ऊतक शरीर के अलग अलग भाग में अपना अपना कार्य करते हैं। तो जिसमें पहला आता है शल्की उपकला ऊतक। तो जिसमें जो ये हमारी ऊतक होती है यानी कि जो हमारा टिश्यू होता है यह चपटी कोशिका की केवल एक परत की बनी होती है। यानी कि जो इसकी लेयर होती है वो एक सिंगल लेयर की बनी होती है। कोशिका सूक्ष्म और पतली प्लेटों के समान प्रतीत होती है। थोड़ा सा गलत लिखा गया है कि ये एक तो सूक्ष्म यानी बहुत छोटी छोटी और बहुत पतली पतली प्लेटों के समान प्रतीत होती है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये संगमरमर के फर्श के पत्थरों के समान आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई होती है। यानी कि ये बहुत बहुत पास पास मिली हुई होती है। सामान्यतः शल्की उपकला उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर सतह की आवश्यकता होती है। यानी कि जहाँ पर एक तरह के सरफेस की आवश्यकता होती है वहाँ पर शल्की उपकला ऊतक का निर्माण होता है या वहाँ पर ये पाई जाती है। दूसरी आती है हमारी घनाकार उपकला ऊतक। तो यह भी एक परत की उपकला यानी कि यह भी एक परत की उपकला है। इसकी कोशिकाएं घनाकार यानी कि समान चौड़ाई और ऊंचाई की होती हैं और आधार्य झिल्ली पर टिकी यानी कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उस पर ये टिकी हुई आपस में बहुत सटी रहती है। यानी कि बहुत आपस में मिली होती है। यह मुख्य रूप से वृक्कों की नलिकाओं हो या फिर सूक्ष्म श्वास नलिकाएं हों या फिर जो हमारी कुछ ग्रंथियां होती है जैसे कि हमारी लार ग्रंथियां हुई या थायराइड ग्रंथियां हुई या इन्हीं सब ग्रंथियों में पाई जाती है तथा उपकला अंगों की रक्षा करती है। यानी कि जो हमारी घनाकार उपकला ऊतक होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंग होते हैं उनकी रक्षा का जो कार्य है ये घनाकार उपकला ऊतक करते हैं। फिर आती है हमारी
स्तंभाकार उपकला उत्तक। तो स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं की केवल एक परत की बनी होती है। थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहाँ पर भी कि बनी होती है, यानी कि सिर्फ एक सिंगल लेयर की बनी होती है। इसकी कोशिकाएं चौड़ाई की अपेक्षा ऊंचाई में अधिक और आयताकार होती है, यानी कि ये चौड़ाई में कम और ऊंचाई और आयताकार यानी कि एक तरीके से स्क्वायर उसमें होती है। और यह मुख्य रूप से बड़ी आंत या फिर कह सकते हैं अधिकांश ग्रंथियों में, सॉरी जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथियों की जो नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं में या मूत्र जनन संस्थान के कुछ भागों में या कह सकते हैं कि श्वास नलिकाओं में पाई जाती है स्तंभाकार उपकला उत्तक। फिर आती है हमारी रोम युक्त उपकला उत्तक, यानी कि एक तरीके से जो हमारी स्किन होती है, स्किन के जो एक तरीके से होते हैं कि जहाँ स्किन पे छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक बाल उग जाते हैं। तो रोम युक्त उपकला उत्तक, रोम युक्त उपकला उत्तक की कोशिकाएं भी स्तंभाकार होती है, परंतु इनके स्वतंत्र सिरे पर रोम जैसे यानी कि 15 से 25 बारीक बालों यानी कि जो बहुत छोटे छोटे और बारीक बारीक बालों यानी रोमों जैसी रचनाएं होती हैं, जिनको रोम कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आज की हमारा टॉपिक है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कंटिन्यू करूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।